कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां इंसान अपनी पहचान भूल जाता है, पर मां अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। ये उस गरीब मछली बेचने वाली महिला की कहानी है जिसके झुर्रियों भरे हाथों में आज भी संघर्ष की गंध बसती है। दुनिया उसे एक मजबूर और बेबस बूढ़ी मां समझती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा पल लिखा कि एक दिन उसके सामने एक वर्दी वाला आईपीएस अधिकारी झुक गया। लोग हैरान थे कि आखिर एक इतना बड़ा अफसर एक साधारण मछली बेचने वाली महिला के चरणों में क्यों झुका। पर यह सच जानकर हर आंख नम हो गई कि वो अफसर कोई और नहीं, उसी महिला का खोया हुआ बेटा था, जो वर्षों बाद अपनी मां को पहचानते ही टूट गया और माफी मांगते हुए रो पड़ा। ये सिर्फ माँ बेटे की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की कहानी है कि दुनिया चाहे कितना भी आगे निकल जाए, माँ की ममता और उसके त्याग के आगे हर रुतबा छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, उस नदी की सुबह हमेशा कुछ अलग सी होती थी। धूप अभी हल्की सी सीधी सी लगती, पानी पर सोने से चकमक होती और हवा में उस ताजगी के साथ मछलियों की गंध घुली रहती। लोग कहते थे कि माची बाई की टोकरी से उठती हुई गंध उन पुराने दिनों की याद दिलाती है जब गांव की रूहें सच्ची थीं और लोग कम बोलते थे पर दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान होता था। पर वही गंध माची बाई के लिए अपने बेटे के लिए गुजरती सारी पीढ़ियों की थकान भी बयां करती थी। वो थकी हुई सी, झुकी सी, मगर चेहरे पर एक तरह की अविचल मुस्कान लिए हर सुबह नदी के किनारे आ जाती। हाथों की वे नसें, ऊँघती आंखों के आसपास की झुर्रियां और उन छोटी छोटी हड्डियों पर फटी त्वचा, सब कुछ उसकी जिंदगी की कहानी कहता था। उसे कभी अफसोस नहीं दिखता था, सिर्फ एक तरह की अटूट उम्मीद और धैर्य, जैसे किसी ने उसे सिखा दिया हो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सुबह की पहली मीठी सांस लेना और टोकरी भरकर घर लौटना। माची बाई का असली नाम सीताराम की रानी था, पर गांव वालों के लिए वो हमेशा माची बाई ही रही। उसने जवान उम्र में ही एक पतले सर्द आवाज वाले मछुआरे से शादी की थी। पति के मरने के बाद वो अकेली रही, पर उसने कभी अपने चेहरे से गर्व नहीं हटने दिया। उसने बेटे अर्जुन को पालने के लिए खेतों में भी काम किया, पर वो जानती थी कि अर्जुन के अंदर कुछ अलग था। वो देख सकती थी कि उसके छोटे हाथों में एक बेचैनी सी है, आंखों में एक सवाल और कदमों में एक बेचैन चाल थी, जैसे वो हमेशा अपने पांवों को कुछ ऊंचा ले जाना चाहता हो। अर्जुन अक्सर नदी के किनारे बैठकर किताबें पढ़ा करता, छोटे से आम के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया के नक्शों और बड़े शहरों की तस्वीरों को घूरा करता। माची बाई ने देखा कि उसका बेटा सपने देखता है और उसने भी एक एक करके अपने हर अरमान को दफन कर दिया ताकि अर्जुन के अरमान पूरे हों। उसने अपनी रंगीन चूड़ियां बेच दीं, उसने अपनी एक मुट्ठी आटा बचत में जोड़ दी, उसने अपनी चादरों और थैले में से सिला धुले कपड़े बेचे ताकि स्कूल की फीस और किताबों के पैसे जुट जाएं। उसके लिए अर्जुन का हर एक कदम उसकी दुनिया का सूरज था। वो कभी बोली नहीं कि उसे दर्द है, ना ही उसने कभी ये कहा कि दुनिया ने उसे कितना ठगा है। उसकी भाषा में सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें होती थीं। बेटा पढ़ेगा, बेटा बड़ा बनेगा, बेटा लौट कर आकर सब ठीक कर देगा। यही बातें उसके जैसे गरीबों की दुनिया में आशा की आखिरी लकीर होती। अर्जुन का बचपन कड़कड़ाती गरीबी के बीच गुजरा, पर उसके भीतर की आग ने उसे संवेदनशील और तेज बना दिया। स्कूल का पहला दिन, बड़ा सा बैग जो उसने कभी देखा ही नहीं था, और उस बैग में उसकी माँ का दिया हुआ पिसा हुआ चावल, ये सब उसकी स्मृतियों में गहरे घर कर गए। वो अपनी माँ की छोटी छोटी हरकतों को बार बार याद करता। सुबह की फर्स्ट रोटी बनाते हुए उसके हाथों की सूखी त्वचा, माँ की आवाज़ जब वो देर से सोकर जागता और माँ बिना कुछ कहे उसके माथे पर हाथ फेरती। जब भी अर्जुन के अंदर कुछ हाशिए का डर आता, माँ का चेहरा सामने आ जाता। उसने महसूस किया कि उसकी माँ की मजबूरी ही उसके उत्साह की असली वजह है। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो बड़ा होगा, पढ़ेगा और कुछ करके दिखाएगा, जिससे उसकी माँ की झोंपड़ी की छतों में अब बारिश का पानी नहीं जाएगा और टोकरी में मछलियां बेचते बेचते माँ की पीठ पर चलने वाली दर्द की सी रेखा मिट जाएगी। शहर की हवा में जाने का सपना भी उसने उसी बूढ़ी मोटर से देखा जो उसकी माँ कभी दूर के मेले में गई थी।
अर्जुन ने गांव छोड़ते समय मां की आंखों में एक अलग सी मजबूरी देखी थी, एक तरह का शांत इनकार जिसमें कुछ कहना था पर शब्द नहीं निकले। उसने उस दिन वादा किया था कि वो लौट कर आएगा, पर वादे और जिंदगी अक्सर अलग दिशाएं पकड़ लेते हैं। शहर ने अर्जुन को अपनी चमक में समा लिया। उसने पढ़ाई में तेजी दिखाई, कठिन मेहनत की और धीरे धीरे शहर की राजनीति और प्रतिष्ठा की गूंज में उसका नाम चमकने लगा। वो काले नीले सूट पहनने लगा, बारीक सी एशियाई चाय की दुकान पर बैठकर बिस्कुटों के साथ अपना दफ्तर खोलने वाले अफसरों से मिलता, और उसने खुद को उस समाज का हिस्सा मान लिया जो कभी उसके गांव की मिट्टी के कणों से जुड़ा नहीं था। उसे कभी कभी अपनी मां की याद आती, पर वो यादें जैसे धुंधली हो गई थीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में असंख्य आवाजें और तस्वीरें आईं, बड़े बड़े अफसर, बारीक सी पोशाकें और राजमार्गों की चमकदार फटोलियां। उसने खुद को समझाया कि अब वो कुछ बड़ा है, और बड़े होने का मतलब है खुद को पीछे नहीं झुकाना। पीछे लौटने का मतलब कहीं कमजोरी नहीं, बल्कि समय की बर्बादी दिखता था। बीतते सालों में अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पुलिस सेवा की परीक्षाएं पास कर लीं। जब उसने आईपीएस की वर्दी पहनी, तब गांव के कुछ बच्चे जो नदी किनारे उसकी टोकरी से मछलियां खरीदते थे, बड़े होकर उन्हें देखकर हैरान हुए। अर्जुन ने शहर में जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया। उसने खुद को कानून का रखवाला माना और वो कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रतीक बन गया। पर इस सबके बीच उसका घर परिवार वाला रिश्ता एक कोठरी में दबसा गया था। जहां कभी मां की कड़क आवाज और गंदली सी परवाह होती थी, अब वहां सिर्फ कभी कभी भेजा गया एक पत्र और साल में एक दो बार की फोन कॉल रह गई थी। फोन पर अर्जुन अक्सर संक्षिप्त हो जाता। काम के लिए समय कम होता था। उसने सुकून पाया कि वो जो कर रहा है वो सही है। वो बड़े शहर की हवा में उड़ान भरकर उन लोगों के लिए परिवर्तन ला रहा था जो असुरक्षित महसूस करते थे। पर उसकी इस व्यस्तता ने उसे एक अनजानी चतुराई से उसकी जड़ों से दूर कर दिया। जब वो कभी विचारों में खोता तो सिर्फ मां की एक तस्वीर आंखों के कोने से उभर आती, पर वो तस्वीर भी अब धुंधली थी और उसमें सिर्फ मां का एक छोटा सा अंश दिखता, उसका मोटा फटा सा ओढ़न या वही पुरानी टोपली जो वो टोकरी ढकने के काम आती थी। गांव में समय ने अपना खेल जारी रखा। माछीबाई ने हर सुबह वही काम किया, मछलियां साफ करना, टोकरी बांधना और बाजार की ओर जाना। पर अब गांव में नए चेहरे आए थे, छोटे छोटे गिरोह, शहर से आए व्यापारियों के साझेदार और कुछ ऐसे लोग जो नदी किनारे से गुजरते मुसाफिरों को परेशान करने लगे थे। वो लोग धीरे धीरे गांव की सादगी को अपने कब्जे में लेने लगे थे, चाहे वो बहसें हों, छोटी छोटी वसूली या खेतों के जल स्रोतों का घटता हुआ अधिकार। माछीबाई ने इन बदलावों को महसूस किया, पर इस बदलती हवा से उसका मुकाबला अकेले नहीं हो सकता था। वो सोचती रहती थी कि किसी न किसी का हाथ उसे पकड़ ले, पर फिर वो अपने बेटे की तस्वीर याद करके मुस्कुरा देती और कहती, बेटा कुछ करेगा। अर्जुन शहर में बहुत कुछ कर चुका था, पर उनके भीतर एक खालीपन बना रहा। उसे अपने बचपन के वो पुराने रंग याद आते, नखरे से भरे बच्चों की आवाजें, मां के हाथों की महक और नदी के उस पार कभी कभार सुनाई देने वाला जीवन। पर जीवन ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसने अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए एक तरह की चुप्पी अपना ली। एक दिन उसे शहर के क्राइम रिकॉर्ड का एक हिस्सा दिखाया गया, जिसमें कुछ ग्रामीण इलाकों में बढ़ती वसूली और लोक उपद्रव का जिक्र था। उसने आंकड़ों को देखा, फोटो देखे और नक्शे पर उन इलाकों को चिन्हित किया। जब वो थका हुआ दफ्तर छोड़कर अपने घर की तरफ लौट रहा था, उसने अनायास ही वही गांव का नाम पढ़ा जिसे उसने बचपन में पीछे छोड़ा था। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो अचानक वहीं खड़ा हो गया और जैसे ही उसकी आंखों ने उस नाम को पढ़ा, उसके अंदर पुराने से पुराने रंग फिर से लौट आए। मां की आवाज, उसकी पक्की उम्मीद और पीछे छूटे हुए खेतों की मिट्टी की खुशबू। शहर की तेज रफ्तार ने उसे तब तक ऐसा कर दिया था कि उसने अपने अंदर के उस छोटे बच्चे की आवाज दबा दी थी, पर अब वो आवाज फिर से उठ रही थी और अर्जुन ने महसूस किया कि किसी चीज की कमी उसे पूरी तरह से बेचैन कर रही थी। अर्जुन ने अपना आईना देखा और खुद से कहा कि वो अब जड़ें भूल चुका है, परंतु कहते हैं जड़ें उसे ही बुलाती हैं जो भटके हैं। पहले जड़ें तो बस धीरे धीरे ही खींचती हैं, कभी किसी खबर की तरह, कभी किसी जाने पहचाने चेहरे की याद की तरह। अर्जुन के अंदर भी वही खिंचाव आ गया।
उसने फैसला किया कि वो गांव जाकर देखेगा, न सिर्फ अपनी मां को देखने के लिए, बल्कि ये समझने के लिए कि क्या सचमुच सब कुछ ठीक है वहां, क्या उसकी मां को कोई तकलीफ तो नहीं। ये फैसला अचानक आया था, बिना किसी शोर शराबे के, पर जितनी सादगी में बना था उतना ही गहरा असर कर गया। वो जानता था कि आने वाली सुबह किसी भी तरह उसकी जिंदगी बदल देगी। उसने अपने ऑफिस में कुछ जरूरी काम निपटाकर अगली सुबह की ट्रेन की टिकट बुक कर ली। आंखों में समंदर सी बेचैनी और दिल में एक अजीब सी उम्मीद के साथ उसने अपनी अलमारी में से एक पुरानी फटी टोपी निकाल ली। वही टोपी जिसे उसने बचपन में नदी के पास खेलते समय पहना करता था। वो टोपी उसे गांव की आवाजें और मां की स्मृतियां दोनों ही लौटा कर लाती थी। उस रात अर्जुन नींद में मां की कहानी देखते हुए जागा। उसने देखा कि मां नदी किनारे खड़ी है, हाथों में टोकरी है और उस टोकरी की हर मछली में कुछ उम्मीद का टुकड़ा जड़ा हुआ है। और उसी सपने के साथ वो तय बैठा कि कल वो लौटेगा, चाहे शहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसकी वर्दी कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। पहले अपने भीतर के वादे को पूरा करने के लिए और फिर संभवतः उस गांव को फिर से सुरक्षित करने के लिए जहां उसकी मां अभी भी रोज सुबह मछलियां बेचकर अपने बेटे का इंतजार करती थी। अगली सुबह जब ट्रेन धीमे धीमे गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी, अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में वही पुरानी मिट्टी की गंध अब भी जिंदा है। वही धूप की गर्माहट, वही पेड़ों की सरसराहट और वही टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जो उसे उसके बचपन की हर स्मृति तक ले जाती थी। उसने भारी बैग नहीं लाया था, सिर्फ थोड़े कपड़े, एक नोटबुक और अपने दिल में भरे हुए सवाल जो सालों से ऊबड़ खाबड़ खामोशी में दबे हुए थे। स्टेशन के बाहर वही चाय वाले बाबा अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे चाय उबाल रहे थे। भाप के साथ उठती हुई महक अर्जुन को बच्चा बना देती थी। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि क्या इतना समय गुजरने के बाद भी कोई उसे पहचान पाएगा। उसने सोचा कि शायद लोग उसे नहीं पहचानेंगे, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उस गांव की हर चीज उसे पहचान लेगी। उसकी मिट्टी, उसकी धूप, उसकी बचपन की छाया तक उसे आवाज दे रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर बढ़ गया। हर कदम पर उसे अपनी ही परछाइयां दिखीं। वो झील जिसके पास वो घंटों बैठता था, वो पुरानी टूटी हुई दीवार जिस पर उसने बचपन में कोयले से अपना नाम लिखा था, और वो बड़ा महुआ का पेड़ जिसके नीचे वो अपनी मां के साथ बैठकर चावल के लड्डू खाता था। वो चलते चलते उस मोड़ पर पहुंचा जहां से उसका घर साफ दिखता था, लेकिन अब वहां कुछ बदल गया था। झोंपड़ी और भी टूटी हुई थी, दीवार के किनारे सूखे तिनकों का ढेर पड़ा था और दरवाजे पर पड़ी हुई फटी चटाई बता रही थी कि गरीबी ने मां को और ज्यादा चीर दिया है। अर्जुन का कदम एक पल को ठहर गया। उसने सोचा था कि मां ठीक होगी, वही पुरानी मुस्कान और वही ताकत उसके चेहरे पर होगी, पर घर की हालत कुछ और ही कहानी कह रही थी। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे उसने दरवाजा खोला, झोंपड़ी के अंधेरे में उसे अपनी मां की खांसी की आवाज सुनाई दी। वो अंदर पहुंचा तो देखा कि मां एक पुराने से टूटी चौकी पर बैठी मछलियों की साफ सफाई कर रही थी। उसकी उंगलियां और भी ज्यादा सूख गई थीं, आंखों की रोशनी कम हो रही थी और चेहरा पहले से ज्यादा फीका लग रहा था। मगर जैसे ही मां ने सिर उठाकर उस पर नजर डाली, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। अर्जुन को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गई और फिर जैसे किसी लंबे इंतजार का बंध टूट गया हो, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। माछीबाई धीरे धीरे उठी, हाथ कांप रहे थे। अर्जुन उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके पैरों में झुक गया। उसने मां के पैरों को पकड़कर अपना चेहरा छुपा लिया, जैसे वो सारी जिंदगी का बोझ उतार रहा हो। मां ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सिर्फ इतना कहा, तू आ गया बेटा, मेरा दिन निकल आया। अर्जुन ने देखा उसकी मां के हाथों में अब भी वही पुराने घाव थे, वही दर्द, वही मेहनत की लकीरें, लेकिन उन लकीरों में कैसी शांति भी थी जो सिर्फ मां में होती है, एक ऐसी शांति जो बेटे के लौटने से मिलती है। अर्जुन ने धीरे धीरे घर की हालत देखी और उसका दिल टूट गया। मां ने पूछा नहीं कि वो इतने सालों से क्यों नहीं आया, उसने कोई शिकायत नहीं की। माछीबाई ने बस उसे बैठने को कहा और वो खुद उसके लिए पानी भर लाने लगी। अर्जुन ये सब देखते हुए संभल नहीं पाया। वो सोचता रहा कि उसकी मां आज भी उसी गरीबी में क्यों है, जबकि वो खुद बड़े शहर में सम्मान और शक्ति का चेहरा बन चुका था। उसे लगा जैसे वो दोषी है जो मां के सपनों के बदले सिर्फ वर्दी लेकर लौट आया पर उसका कर्तव्य भूल गया। उस रात अर्जुन मां के पास बैठकर देर तक बातें करता रहा। मां ने उसे बताया कि गांव में पिछले कुछ महीनों से सब बदल गया है। कुछ गुंडे आए हैं जो नदी किनारे से गुजरने वाले हर छोटे व्यापारी से वसूली करते हैं। मछली बेचने वालों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है क्योंकि वो उन्हें कमजोर समझते हैं। मां ने कहा कि वे रोज आते हैं, गालियां देते हैं,
टोकरी को लात मारते हैं और उनके पास से पैसे मांगते हैं। उसने बताया कि कुछ लोग डर के कारण विरोध नहीं करते और जो करते हैं उन्हें रात को धमकी दी जाती है। अर्जुन ये सब सुनता रहा और उसकी आंखों में धीरे धीरे वो आग लौटने लगी जिसे उसने शहर की भीड़ में कहीं दबा दिया था। मां ने कहा कि वो ठीक है, वो किसी तरह अपने दिन गुजार लेती है, पर असली दर्द उसकी आवाज में छुपा था। वो ये नहीं कह पाई कि उसे डर भी लगता है। अर्जुन देर रात तक जागता रहा। उसने महसूस किया कि जिस गांव में उसने अपने बचपन की मासूमियत बसाई थी वो अब डर की छाया में जी रहा है। वो सोचने लगा कि उसकी मां किस अकेलेपन और खतरे में जीती रही जबकि वो शहर में खुद को इतना बड़ा समझता था। उसने तय किया कि वो अगले ही दिन गांव में सब कुछ देखेगा। उसकी वर्दी सिर्फ शहर के लिए नहीं थी, वो इस मिट्टी की भी जिम्मेदारी थी। उसे लगा कि शायद उसकी मां सिर्फ एक कारण था गांव लौटने का, पर अब उसके सामने एक बड़ा अपराध खड़ा था जिसे खत्म करना जरूरी था। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। वो अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था जब उसने देखा कि 3 लोग नदी की तरफ जा रहे हैं, हाथों में लाठियां और बड़ों की तरह आदेश देने वाला चेहरा। अर्जुन को यह देखकर ही समझ आ गया कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने गांव को डर के घेरे में लिया है। मां ने धीरे से कहा कि ये लोग अक्सर उसी समय आते हैं जब वे मछलियां बेचने निकलती हैं। अर्जुन ने सोचा कि वो आज इनके असली चेहरे देखेगा। उसने सामान्य कपड़े पहने ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब वो नदी किनारे पहुंचा, वहां कुछ मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे और कुछ महिलाएं अपनी टोकरी भर रही थी। उनमें उसकी मां भी थी। वो दूर खड़ा सब देखता रहा। तभी वे 3 गुंडे वहां आए और जोर से चिल्लाने लगे। एक आदमी ने एक बूढ़े मछुआरे को धक्का दिया, दूसरा औरतों की टोकरियां उलटने लगा और तीसरा सबके सामने पैसे मांगने लगा। किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, पर अर्जुन के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। वो भीड़ के बीच से सीधे आगे बढ़ा और उसने एक गुंडे का हाथ जोर से पकड़ लिया। गुंडा चौंक गया। उसने अर्जुन की तरफ घुरा और कहा, कौन है बे तू? जानता भी है किससे पंगा ले रहा है? अर्जुन की आंखें बिना बोले ही जवाब दे रही थी। वो शांत गोलबस्से का वो लड़का नहीं था, वो अब कानून था। उसने गुंडे को जोर से झटका दिया और बाकी 2 की तरफ बढ़ा। गांव वालों ने पहली बार देखा कि कोई इन गुंडों को चुनौती दे रहा है। कुछ ही मिनटों में तीनों जमीन पर थे, डर से कांप रहे थे। अर्जुन ने बिना वर्दी के ही उनके डर को पहचान लिया। वो चाहता तो उन्हें वहीं सबक सिखा देता, पर उसे पता था कि असली खेल कहीं और हो रहा है। इनके पीछे कोई बड़ा आदमी है, कोई ऐसा जो गांव की मेहनत को अपनी ताकत से जकड़ कर रखना चाहता है। मां दूर से ये सब देख रही थी। उसने अर्जुन को पहचाना, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में गर्व था, खुशी थी और एक अजीब सी राहत थी कि उसके बेटे ने आज उसके सामने उसके संसार की रक्षा की थी। सूरज ढलने लगा था, पर गांव की हवा बदल चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। गांव की लड़ाई लंबी है और उन लोगों को खत्म करना होगा जो गरीबों की कमर तोड़ते हैं। पर सबसे ज्यादा उसे अपनी मां के चेहरे की राहत मिली, वो राहत जो उसने बचपन में कभी महसूस की थी जब मां उसके माथे पर हाथ फेरती थी। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही गांव की मिट्टी पर फैलने लगी, अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसके सामने सिर्फ एक बेटा होने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की रक्षा करने का कर्तव्य खड़ा है। रात भर उसने सोचा था कि जिन गुंडों को उसने नदी किनारे सबक सिखाया था, वो तो बस सतह पर दिखने वाले कांटे हैं। असली जड़ें कहीं गहरे दबी हैं। उसे महसूस हो गया था कि गांव पर मंडरा रहा यह डर सिर्फ कुछ लड़कों की करतूत नहीं, बल्कि किसी बड़े और ताकतवर इंसान का खेल है। आदमी की चाल है जो गांव की जमीन, पानी और मछली व्यापार के बहाने लोगों से वसूली करवाता है। अर्जुन ने तय कर लिया कि जब तक वो इस पूरे गिरोह का अंत नहीं कर देता, वो चैन की सांस नहीं लेगा। सुबह होते ही उसने मां के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मां ने उसके लिए चूल्हे पर गर्म रोटी और नमक में डूबा प्याज रखा। अर्जुन ने उन रोटियों को देखते ही अपने बचपन के सारे दिन याद कर लिए, जब वो उन रोटियों को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना समझता था। मां ने धीरे से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका साथ चाहिए। अर्जुन ने मां की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो कमजोरी दिखी जो उसने इतने साल छिपाए रखी थी। मां ने कहा कि वो पिछले कई महीनों से गुंडों के कारण डरी रहती थी, पर आज उसे एक अलग ही सुकून मिला है। अर्जुन को यह सुकून भीतर कहीं चुप गया, जैसे वो समझ गया हो कि इतने सालों की मेहनत और सफलता के बावजूद उसने अपनी मां को अकेलेपन और डर में छोड़ दिया था। उसने मां को भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। पर ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके दिल की कसम थी। उस दिन अर्जुन ने सामान्य कपड़ों में ही पूरे गांव का दौरा किया। वो हर घर गया, हर दुकान, हर खेत। उसने लोगों की आंखों में छुपा हुआ डर पढ़ा। कुछ लोग तो उसे देखते ही रो पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शायद कोई इन अत्याचारों की सुनवाई करेगा। अर्जुन ने किसी को अपनी पहचान नहीं बताई, पर उसकी निगाहों में लोगों को भरोसा दिखाई दे रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि ये सब कुछ पिछले 1.5 साल से चल रहा है।
एक स्थानीय दबंग नेता जो शहर के बड़े राजनेताओं का चहेता था, गांव में अपने लोगों को भेजता था। वे नदी से निकलने वाले हर जाल, हर टोकरी, हर कमाई पर टैक्स वसूलते थे। जो विरोध करता उसे रात में घर से बाहर घसीटकर खुले में मार दिया जाता। गांव में पहले भी शिकायतें हुई थीं, पर पुलिस उनकी नहीं सुनती थी क्योंकि वो दबंग नेता अफसरों को पैसे खिलाता था। अर्जुन ने यह सब सुना और उसकी नसें खिंच गईं। उसका खून उबलने लगा, पर उसने खुद को शांत किया क्योंकि उसे पता था कि भावनाओं से नहीं, सबूत और रणनीति से ही इस जड़ को काटा जा सकता है। उसने मां से कहा कि वो अगले कुछ दिन गांव में रहेगा, और मां ने पहली बार बिना डर के मुस्कुराते हुए कहा कि उसके रहते गांव का भगवान लौट आया है। शाम होते होते अर्जुन ने अपना असली परिचय गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को दिया। जब उन्होंने सुना कि वो आईपीएस अधिकारी है तो उनकी आंखों में उम्मीद का उजाला फैल गया। वे जानते थे कि अब मामला सिर्फ गरीबों का नहीं, कानून का है। अर्जुन ने गांव में रहकर ही एक छोटी टीम बनाई, 5 सामान्य ग्रामीण जिन पर वो भरोसा कर सकता था। उसने उनसे उन रास्तों के बारे में पूछा जिनसे गुंडे रात में आते हैं, उन जगहों के बारे में जहां वे अपने अवैध पैसे जमा करते हैं, और उन लोगों के बारे में जो उनकी मदद करते हैं। धीरे धीरे उसने पूरा नक्शा तैयार कर लिया। दूसरी रात अर्जुन अपने गांव की सीमा पर खड़ा था। अंधेरा घना था, हवा भारी थी, और दूर से आती मोटरसाइकिलों की आवाज ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी थी। कुछ ही देर में वही गुंडे आए। इस बार 6 लोग थे, हाथों में डंडे और काले बैग। वे सीधा नदी की तरफ जा रहे थे जैसे रोज आते थे, पर आज उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कोई उनका इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, पर उसकी आंखों में वो तेज था जो हर वर्दी वाले के अंदर रहता है। उसने अपने इशारे से ग्रामीणों को सतर्क किया। जैसे ही गुंडे नदी के पास पहुंचे, उनमें से एक ने गांव के एक लड़के को धमकाते हुए कहा कि कल से वसूली बढ़ा दी जाएगी। तभी अर्जुन ने अपने छिपने की जगह से कदम बढ़ाया। उसकी आवाज शांत थी, पर इतनी कठोर कि सभी की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। उसने कहा कि आज से इस गांव में किसी की वसूली नहीं होगी। गुंडे हंसे। उन्हें लगा कि एक अकेला आदमी उनका क्या बिगाड़ लेगा, पर जब अर्जुन सामने आया और चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उनमें से एक बड़बड़ाया कि ये तो पुलिस वाला लगता है। अगले ही पल एक लड़ाई छिड़ गई। ये सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत और इरादे की लड़ाई थी। अर्जुन ने खुद ही 3 लोगों को गिरा दिया। बाकी ग्रामीणों ने 2 को पकड़ लिया। आखिरी बचा हुआ आदमी भागने लगा, पर अर्जुन ने उसे पकड़कर जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसने उन सभी को जंजीरों की तरह बांधकर गांव के बीचों बीच बैठा दिया। अब तक सारे घरों के दरवाजे खुल चुके थे। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब बाहर आ गए थे। ये वही लोग थे जिन पर ये गुंडे महीनों से जुल्म करते आए थे। आज उनके सामने वही गुंडे कांप रहे थे। अर्जुन ने अपनी पहचान गांव के सामने उजागर की और कहा कि अब ये लोग न्याय का सामना करेंगे। उसने जिला मुख्यालय फोन करके तुरंत एक स्पेशल टीम बुलवाई। कुछ ही घंटों में पुलिस की गाड़ियां गांव में आ गईं और उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन को देखते ही टीम ने उसे सैल्यूट किया और पूरा गांव गर्व से भर गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि हमारी मिट्टी का बेटा आज गांव की इज्जत बनकर लौटा है। जब गुंडों से पूछताछ हुई तो बड़ा खुलासा हुआ। उनके पीछे वही स्थानीय नेता था जिसने गांव की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई थी। अर्जुन ने उसी रात उसे भी गिरफ्तार करवाया। गांव में उसके आतंक का अंत हो गया। उस रात गांव में जैसे कोई त्योहार था। लोग अपने घरों के बाहर चूल्हे जलाकर खाना बना रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी और हर कोई अर्जुन को ढूंढकर उसके हाथ पकड़ रहा था। उसकी मां थोड़ी दूर बैठकर ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में पानी था, गर्व का, खुशी का और शायद इस बात का कि उसका बेटा वो बन गया जो उसने हमेशा सोचा था। अर्जुन मां के पास गया और उसके पैरों में सिर रखकर बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने इतने सालों तक मां का साथ नहीं निभाया। उसने उसे अकेले संघर्ष करने दिया। उसने उसकी गरीबी को भुला दिया और अपनी सफलता को आंखों पर चढ़ा लिया। उसकी आवाज टूटने लगी। उसने कहा कि वो उससे माफी मांगने आया है, सिर्फ बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि उस इंसान की हैसियत से जो अपनी जड़ों से दूर हो गया था। मां ने उसका सिर उठाया और उसके गाल सहलाते हुए कहा कि माफी उस बेटे से नहीं मांगी जाती जिसने अपना वादा आखिरकार पूरा कर ही दिया। उसने कहा कि दुनिया में कुछ भी बदल जाए पर मां का दिल बेटे की राह नहीं भूलता। और आज अर्जुन ने सब कुछ लौटा दिया, अपनी मौजूदगी, अपना प्यार और अपनी वर्दी का सम्मान। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो सप्ताह में एक बार गांव जरूर आएगा।
उसने गांव में एक छोटी पुलिस चौकी भी बनवाई ताकि कोई फिर कभी मछलियां बेचने वाली मां या किसी गरीब पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके। गांव की हवा फिर से खुली, नदी फिर से शांत और मां की टोकरी फिर से उम्मीदों से भर गई। अर्जुन ने शहर लौटते समय देखा कि उसकी मां रास्ते के किनारे खड़ी है, आंखों में मुस्कान लिए। उसने हाथ हिलाया और कहा कि अब वो कभी दूर नहीं होगा। उसके भीतर से जैसे कोई भार उतर गया था। वो अब सिर्फ एक आईपीएस नहीं था, वो एक बेटा था जिसने अपने सबसे बड़े अपराध का प्रायश्चित कर लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।